21 अक्टूबर 2022 की सुबह 10 बजे कानपुर कोर्ट में विशेष हलचल थी। दरअसल उस दिन हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस का फैसला अपर जिला जज प्रथम की अदालत में सुनाया जाना था। इस केस की अंतिम बहस बीते दिन पूरी हो गई थी और अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत का फैसला सुनने के लिए आरोपियों तथा मृतका ज्योति के घर वाले भी अदालत कक्ष में आ चुके थे। वकीलों तथा नागरिकों में भी फैसले को लेकर उत्सुकता थी, अतः अदालत का कक्ष खचाखच भरा था। कक्ष के बाहर भी भारी भीड़ जुटी थी। ठीक 12 बजे विद्वान जज अजय कुमार त्रिपाठी ने अदालत कक्ष में प्रवेश किया। उनके आसन ग्रहण करते ही बचाव व अभियोजन पक्ष के वकीलों ने उन्हें अभिवादन किया। उसके बाद मुजरिम पीयूष श्यामदासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, अवधेश चतुर्वेदी, रेणु कनौजिया, आशीष व सोनू कश्यप को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट रूम में लाया गया। सभी 6 आरोपियों की जज के समक्ष हाजिरी हुई। इसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। मृतका ज्योति के वकील धर्मेंद्र पाल सिंह तथा सरकारी वकील दामोदर मिश्र ने जज अजय कुमार त्रिपाठी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि पति द्वारा षड्यंत्र के तहत पत्नी की नृशंस हत्या कराई गई। यह विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध है। इससे पूरा समाज द्रवित है। इसलिए सभी अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जाए ताकि समाज में एक संदेश जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी अपने तर्क दिए और जज के समक्ष कम से कम दंड देने का अनुरोध किया। पीयूष के वकील सईद नकवी ने तर्क दिया कि अभियुक्त संभ्रांत परिवार का है। इससे पहले वह न तो किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्ता मनीषा मखीजा के वकील ने तर्क रखा कि वह अविवाहित और संभ्रांत परिवार से है। यह उसका पहला अपराध है, अतः कम से कम दंड दिया जाए। अभियुक्त आशीष कश्यप के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह गरीब है और उसके पिता अत्यंत बीमार हैं। घर का एकमात्र कमाने वाला है, अतः उसे कम से कम दंड दिया जाए। अवधेश व सोनू कश्यप के वकील सुरेश सिंह चौहान ने तर्क दिया कि वे दोनों गरीब हैं, अतः उन्हें कम से कम दंड दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान जज अजय कुमार त्रिपाठी ने इस केस को विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं माना और आरोपी पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा तथा अवधेश चतुर्वेदी, आशीष कश्यप, सोनू कश्यप व रेणु कनौजिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका ज्योति की मां कंचन को देने का आदेश पारित किया। अदालत ने अपराध की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना न देने के आरोप में पीयूष की मां पूनम तथा भाई मुकेश व कमलेश का गुनाह साबित न होने पर बरी कर दिया। अदालत का फैसला सुनते ही पीयूष फूट फूट कर रोने लगा। उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। वहीं मृतका ज्योति के पिता शंकर लाल नागदेव की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। देर से सही पर इंसाफ की ज्योति जली। पीयूष श्यामदासानी कौन था? उसने पत्नी ज्योति की हत्या सुपारी देकर क्यों कराई? वह जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा? ये सब जानने के लिए उसके अतीत में झांकना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर का एक पॉश इलाका है पांडव नगर। यहाँ ज्यादातर धनाढ्य और रसूखदार लोगों के बंगले हैं। इसी पांडव नगर इलाके में धनाढ्य व्यवसायी ओम प्रकाश श्यामदासानी का भी आलीशान बंगला है। उनके परिवार में पत्नी पूनम श्यामदासानी के अलावा 2 बेटे मुकेश उर्फ मुक्की तथा पीयूष श्यामदासानी हैं। ओम प्रकाश के साथ ही उनके बड़े भाई राजमोहन श्यामदासानी भी रहते हैं। राजमोहन और ओम प्रकाश के पिता कोरामल गन्नामल 1960 के दशक में सिंध प्रांत से कानपुर आए थे। दोनों भाई पहले प्रेम नगर में किराए पर रहते थे और परचून की दुकान चलाते थे। परचून की दुकान में घाटा हुआ तो उन्होंने दुकान बंद करके गुजरप्सर के लिए पंक्चर लगाने की दुकान खोल ली, पर इस काम से भी उनकी गुजरप्सर नहीं हो पाती थी। एक ओर दोनों भाइयों की माली हालत बिगड़ती जा रही थी तो दूसरी ओर घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में दोनों भाइयों ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से किसी तरह 10,000 रुपए का लोन पास कराया और संगीत सिनेमा के सामने हाथा में होजरी के डिब्बे बनाने का कारखाना खोल लिया। धीरे धीरे काम बढ़ा तो आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। तब तक राजमोहन 3 बेटों के पिता बन चुके थे, लेकिन ओम प्रकाश की पत्नी की गोद अभी तक सूनी थी। ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पूनम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन उनके औलाद नहीं हुई। हर तरफ से निराश होकर ओम प्रकाश श्यामदासानी ने लिखा पढ़ी के बाद अपनी बहन के बेटे मुकेश उर्फ मुक्की को गोद ले लिया। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि मुकेश को गोद लेने के बाद ओम प्रकाश और पूनम की जिंदगी में खुशहाली आ गई।
कुछ सालों के बाद पूनम पीयूष नाम के बच्चे की मां भी बन गई। पीयूष के जन्म से पूनम की जिंदगी में बहार आ गई। इसी बीच राजमोहन व ओम प्रकाश ने साझेदारी में मेसर्स हिमांगी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सचेंडी में फैक्ट्री खोल ली। ये फैक्ट्री सोना उगलने लगी तो श्यामदासानी परिवार का रसूख भी बढ़ने लगा। इसके बाद श्यामदासानी परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके यहाँ चारों तरफ से पैसा ही पैसा बरसने लगा। इसी बीच ओम प्रकाश और राजमोहन ने मुंबई दौड़भाग करके कानपुर के लिए पार्ले-जी बिस्कुट की फ्रेंचाइजी मंजूर करवा ली। इसके साथ ही श्यामदासानी बंधुओं ने पनकी में मेसर्स स्वाति बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली। स्वाति बिस्कुट के साथ साथ ये लोग पार्ले-जी बिस्कुट भी बनाने लगे। श्यामदासानी परिवार के पास पैसा आया और रसूख बढ़ा तो दोनों भाइयों ने कानपुर के पौष इलाके पांडव नगर में एक आलीशान बंगला बनवाया और उसी में सपरिवार रहने लगे। अब उनकी गिनती बड़े उद्यमियों में होने लगी थी। इस परिवार के पास 12 लग्जरी गाड़ियां थीं, जो उनकी शान शौकत को बयां करती थीं। कहावत है कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इंसान के पास इनमें से कोई एक भी हो तो बाकी दो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। राजमोहन व ओम प्रकाश श्यामदासानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिजनेस में बढ़ोतरी के दौरान ही ओम प्रकाश ने फ्लो मिल में भी हाथ आजमाया। किस्मत के धनी ओम प्रकाश को फ्लो मिल से भी जमकर मुनाफा हुआ। पैसा आया तो उन्हें पॉलिटिक्स और पावर का भी चस्का लग गया। बिजनेसमैन तो संपर्क में थे ही, कुछ ही समय में उन्होंने नेताओं से लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया। ऊंचे रसूखदार लोगों के संपर्क का भी उन्होंने खूब फायदा उठाया। देखते ही देखते श्यामदासानी परिवार की गिनती कानपुर शहर के अरबपति लोगों में होने लगी। इसी अरबपति व्यवसाय ओम प्रकाश श्यामदासानी का बेटा था पीयूष श्यामदासानी। पीयूष बचपन से ही हठी था। वह जिस चीज की जिद करता उसे हासिल करके रहता था। पीयूष कानपुर के मशहूर सर पदमपति सिन्हानिया स्कूल में पढ़ा था। पढ़ाई में वह भले ही कमजोर था, लेकिन उसके बचपन से शौक मनहगे थे। उसे लड़कियों से दोस्ती करना, उन्हें महंगे गिफ्ट देना तथा उनके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था। बड़ी मुश्किल से पीयूष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर पाया। उसके बाद प्रोफेशनल डिप्लोमा करके वह अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इसी दरमियान उसने बियर, शराब पीना और हुक्का बारों में जाना शुरू कर दिया। पीयूष के बंगले के पास ही एक जर्दा व्यापारी हरीश मखीजा का बंगला है। मनीषा मखीजा उन्हीं की बेटी है। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मनीषा की खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ गया था। वह बहुत खूबसूरत थी। उसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। बड़ी बेटी होने के नाते माता पिता उसे बहुत चाहते थे और उसकी हर जिद, हर शौक पूरा करते थे। माँ बाप के इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह होटलों और क्लबों में जाने लगी थी। वह लेट नाइट पार्टियों से लौटती तो शैंपेन के नशे में होती थी। एक रोज पीयूष और मनीषा की मुलाकात कानपुर क्लब में हुई। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए। उस रोज दोनों एक ही पार्टी में आए थे। देर रात तक दोनों पार्टी में एंजॉय करते हुए हंसते बतियाते रहे। जाते समय पीयूष बोला, मनीषा आई लव यू। जवाब में मनीषा खिलखिलाकर हंसी और उसने भी कह दिया, आई लव यू टू। इसके बाद मनीषा और पीयूष का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों कभी रेस्टोरेंट में तो कभी क्लब में मिलने लगे। मनीषा पीयूष से मिलने अपनी कार से जाती थी। उसका ड्राइवर अवधेश उन दोनों के प्यार से वाकिफ था, इसलिए दोनों उसे टिप देकर खुश रखते थे। अवधेश कभी भी कार से दोनों को हाईवे पर ले जाता था, जहां वह कार से निकलकर बाहर चला जाता था और मनीषा और पीयूष कार में ही रोमांस करते थे। कुछ ही समय में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। उनके बीच दिल और देह दोनों का नाता बन गया। आंतरिक संबंध बने तो पीयूष चोरी छिपे मनीषा के बंगले पर भी जाने लगा। जरूरत पड़ने पर कभी भी ड्राइवर अवधेश भी बंगले में घुसने के लिए पीयूष की मदद करता था। मनीषा तो पीयूष की दीवानी थी ही, उसके पहुंचते ही वह उसके गले का हार बन जाती थी। मनीषा और पीयूष के घर वालों को जब उनके प्यार की भनक लगी तो उन्होंने दोनों से बात की। इस पर दोनों ने घर वालों से कह दिया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर वालों ने उनकी बात मान ली और वो उनकी शादी करने को राजी हो गए। लेकिन जब दोनों की कुंडली मिलवाई गई तो गुण आपस में नहीं मिले। फलस्वरूप पीयूष के घर वालों ने इस शादी से इनकार कर दिया। शादी की बात न बनने के बाद भी पीयूष और मनीषा का प्यार कम नहीं हुआ। उनके बीच संबंध पहले जैसे ही बने रहे।
नवंबर 2012 के दूसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी प्लास्टिक व्यापारी शंकर लाल अपनी बेटी ज्योति का रिश्ता लेकर ओम प्रकाश श्यामदासानी के पास आए। उन्होंने पीयूष और ज्योति की शादी की बात की तो ओम प्रकाश रिश्ता करने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि शादी कानपुर में ही होगी। बेटी के लिए धनाढ्य और रसूखदार परिवार मिल रहा था, इसलिए शंकर लाल राजी हो गए। श्यामदासानी परिवार ज्योति को पसंद करने जबलपुर गया। खूबसूरत ज्योति को देखकर श्यामदासानी परिवार ने उसे बहू के रूप में पसंद कर लिया। इसके बाद जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शंकर लाल अपनी पत्नी कंचन के साथ शादी के एक सप्ताह पहले ही कानपुर आ गए। उन्हें पूरे परिवार सहित होटल रॉयल क्लिफ में ठहराया गया। उन्हें किसी चीज की कमी न हो, इसका खास ख्याल रखा गया। अंततः 28 नवंबर 2012 को धूमधाम से स्टेटस क्लब में ज्योति और पीयूष का विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह समारोह में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से लेकर शहर के रसूखदार लोग शामिल हुए। शादी का समारोह इतना भव्य था कि जिसने भी इसमें शिरकत की वह दंग रह गया। समारोह में जितने भी मेहमानों की फोटोग्राफ्स खींची गई थीं, समारोह के बाद उन्हें वह फोटोग्राफ्स बतौर उपहार दी गई थीं, जिनके पीछे पीयूष और ज्योति का नाम और विवाह समारोह की तारीख लिखी थी। ज्योति दुल्हन बनकर ससुराल आई तो सभी ने उसके रूप सौंदर्य की तारीफ की। चांद जैसी बहू पाकर पूनम तो अपने भाग्य को सराह रही थी। ज्योति भी अच्छा घर व पति पाकर खुश थी, लेकिन पीयूष इस शादी से खुश नहीं था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। शादी के बाद पीयूष और ज्योति हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए, जहां वे 12 दिन रहे। कुछ महीने तक पीयूष नयनवेली दुल्हन ज्योति के रूपजाल में उलझा रहा, फिर धीरे धीरे वह उससे कटने लगा। दरअसल वह शादी के बाद भी अपने पहले प्यार को नहीं भुला पाया था और उसने फिर से मनीषा से संबंध बना लिए थे। मनीषा बेलगाम थी, उसे घूमने और पार्टियों में जाने का शौक था। पार्टियों में वह शैंपेन के नशे में हो जाती थी, जिसके बाद पीयूष ही उसे घर लेकर आता था। अब तक ड्राइवर अवधेश ने मनीषा की कार चलानी छोड़ दी थी, लेकिन वह पीयूष और मनीषा के संपर्क में बराबर रहता था। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती थी, वह दोनों को ब्लैकमेल करके पैसा ले लेता था। दूसरी ओर ज्योति को पति पर शक होने लगा था, क्योंकि पीयूष उससे नजर बचाकर फोन पर बातें करता था। कभी भी तो वह बाथरूम में घुसकर घंटों बातें करता रहता था। बात करके वह फोन से नंबर डिलीट कर देता था। इसी तरह वह रात में मैसेज करता था और उन्हें डिलीट कर देता था। ज्योति मोबाइल फोन उठाती तो वह उससे फोन छीन लेता और झगड़े पर उतारू हो जाता। ज्योति ने इस रहस्य का गुप्त रूप से पता लगाया तो उसे पता चला कि उसका पति रसिया स्वभाव का है। उसके पड़ोस में रहने वाली मनीषा से नाजायज संबंध हैं। वह उसी से घंटों बातें करता है। ज्योति ने पति की इस हरकत की जानकारी माता पिता को दी तो मां कंचन ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। ज्योति ने अपनी सास पूनम से पति के नाजायज रिश्तों की बात बताई, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी। एक रोज पीयूष मनीषा से मिला तो उसने मनीषा को बताया कि ज्योति को उन दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया है और वह विरोध करने लगी है। इस पर मनीषा बोली, पीयूष, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो ज्योति को रास्ते से हटाना ही होगा। ज्योति को रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है? पीयूष ने पूछा। ड्राइवर अवधेश की मार्फत। वह भरोसेमंद है, पैसों के लालच में आसानी से राजी हो जाएगा। वैसे भी उसे हम दोनों के संबंधों के बारे में सब कुछ पता है। मनीषा बोली। बात पीयूष की समझ में आ गई। उसी दिन से दोनों ने मिलकर ज्योति की हत्या का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। इसी के बाद योजना को अंजाम देने के लिए पीयूष ने मोबाइल की 5 सिम खरीदी। 2 सिम अपनी आईडी से और 3 सिम फर्जी आईडी से। फर्जी आईडी वाली 2 सिम उसने मनीषा को दे दी। इन्हीं फर्जी सिमों पर दोनों के बीच हर रोज बातचीत और मैसेजबाजी होती थी। बाद में वे दोनों नंबर और मैसेज डिलीट कर देते थे। इसी बीच पीयूष एक अन्य लड़की अंजू के संपर्क में आया। अंजू गुड़गांव की रहने वाली थी और पीयूष की फैक्ट्री में बतौर केमिस्ट तैनात थी। अंजू से भी पीयूष के संबंध हो गए। 2 जुलाई 2014 को पीयूष ने अवधेश को देवकी टॉकीज के पास बुलाया और उससे बात करके 80,000 रुपए में ज्योति की हत्या की सुपारी दे दी। उसने अवधेश को 30,000 रुपए की पेशगी दी और शेष पैसे काम हो जाने के बाद देने को कहा। हत्या की सुपारी देने की बात उसने मनीषा को भी बता दी। इसके बाद अवधेश, मनीषा और पीयूष के संपर्क में रहने लगा।
अवधेश ने हत्या की सुपारी लेने के बाद अपनी योजना में सोनू, रेनू और आशीष को भी शामिल कर लिया। ये तीनों अवधेश के पड़ोस में रहते थे। सोनू परचून की दुकान चलाता था, जबकि रेनू कनौजिया ड्राइवर था। तीनों मुकर न जाएं, इसलिए अवधेश ने उन्हें 10-10 हजार रुपए एडवांस दे दिए। सब कुछ तय हो जाने के बाद पीयूष, मनीषा और अवधेश ने मिलकर ज्योति के अपहरण और हत्या की योजना बनाई। योजना को अंजाम देने से पहले इन लोगों ने रिहर्सल भी किया। ज्योति की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद अंजाम देने की तारीख तय हुई 27 जुलाई 2014। योजना के तहत 27 जुलाई 2014 को पीयूष ने ज्योति के साथ अच्छा बर्ताव करके उसे घुमाने और होटल में खाना खाने के लिए राजी कर लिया। उसी रात 9:30 बजे वह ज्योति के साथ रैना मार्केट स्थित होटल कार्निवाल पहुंच गया। होटल में खाना खाते वक्त ज्योति तो सामान्य थी, लेकिन पीयूष बेचैन था। वह कभी किसी को मैसेज करता तो कभी किसी को। उसके हाव भावों की सारी तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही थीं। उसके मोबाइल पर कभी मनीषा का मैसेज आ रहा था तो कभी उसकी दूसरी प्रेमिका का। रात 10:30 बजे पीयूष के मोबाइल पर एक कॉल आई। यह अवधेश की कॉल थी। वह बात करते हुए होटल के तीसरे माले से उतरकर नीचे आया। वहां अवधेश उसका इंतजार कर रहा था। उसने छिपकर अवधेश से बात की और उसे 500 रुपए दिए। इसके बाद वह वापस होटल में चला गया। अवधेश अपने साथियों के साथ रैना मार्केट गया। वहां सब ने बियर पी तथा मैगी खाए। फिर तीनों रावतपुर जाने वाली रोड पर चल पड़े। योजना के तहत पीयूष रात 11:15 बजे ज्योति को कार में बिठाकर रावतपुर जाने वाली रोड पर चल दिया। कुछ दूर आगे जाकर उसे अवधेश अपने साथियों सहित खड़ा दिखा। पीयूष ने अवधेश के पास पहुंचकर गाड़ी रोक दी और खुद कार से नीचे उतर गया। उस वक्त ज्योति आगे की सीट पर बैठी हुई थी। उसके उतरते ही अवधेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रेनू तथा सोनू पीछे वाली सीट पर। ज्योति खतरा भांप कर चिल्लाई, पीयूष, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ज्योति की चीख सुनकर सोनू व रेनू ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे की सीट पर खींच लिया। तब तक अवधेश ने कार आगे बढ़ा दी थी। ज्योति के चीखने की आवाज बाहर न जा पाए, इसके लिए सोनू ने ज्योति का सिर नीचे किया और रेनू ने उस पर चाकू से वार करने शुरू कर दिए। तेजधार वाले चाकू के ताबड़तोड़ वारों से कार के अंदर खून ही खून फैल गया और कुछ ही देर में ज्योति की चीखें बंद हो गईं। योजना के अनुसार अवधेश कार को पनकी के ब्लॉक में ले गया और कार एक गली में खड़ी कर दी। इस बीच सोनू और रेनू ने ज्योति के गहने उतार लिए थे। उन दोनों ने वे गहने वहीं लोहे के एंगलों के बीच छिपा दिए। अवधेश ने गाड़ी बंद करके चाबी वहीं फेंक दी और फरार हो गया, जबकि रेनू व सोनू पैदल भाटिया होटल तक आए। वहां पर आशीष मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। सोनू व रेनू उसी मोटरसाइकिल से घर लौट आए। उधर अवधेश ने मैसेज भेजकर काम हो जाने की जानकारी पीयूष को दे दी। मैसेज मिलने के बाद पीयूष मनीषा से मिला। उसने ये कहकर अपना सिम मनीषा को दे दिया कि वह उसका और अपना सिम तोड़ दे ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। इसके बाद वह अपने घर गया और शर्ट बदलकर घर वालों के साथ रात 12 बजे स्वरूप नगर थाने पहुंचा। तब तत्कालीन एसएचओ शिव कुमार राठौर थाने में ही मौजूद थे। पीयूष ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी ज्योति का कार सहित अपहरण कर लिया है, इसलिए तुरंत रिपोर्ट दर्ज करके उसकी खोजबीन में मदद करें। अपहरण का नाम सुनते ही एसएचओ शिव कुमार राठौर चौंके। पीयूष एक अमीर और सम्मानित परिवार का युवक था। उसके पिता ओम प्रकाश श्यामदासानी शहर के जाने माने उद्योगपति थे। इस मामले में तत्काल एक्शन लेना जरूरी था, इसलिए शिव कुमार राठौर ने पीयूष से पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इस पर पीयूष ने बताया कि रात करीब 9 बजे वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपनी होंडा एकॉर्ड कार से घर से निकला और सैर सपाटा करते हुए रैना मार्केट नवाबगंज के होटल कार्निवाल पहुंचा। वहां दोनों ने साथ खाना खाया। वहां से वापसी के लिए दोनों 11:15 बजे निकले। जब वे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर की ओर जा रहे थे, तभी 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 लड़कों ने उनकी कार को ओवरटेक किया। इस बीच उनसे हल्की फुल्की बहस हुई तो उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें कार के सामने रोक दी और 3 लड़के उनकी ओर लपके। उनमें से एक ने कार का दरवाजा खोला और 2 ने उसे कार से नीचे खींचकर 3-4 तमाचे जड़ दिए। इसके बाद वह कार सहित ज्योति का अपहरण कर फरार हो गए। पीयूष की पूरी बात सुनकर एसएचओ शिव कुमार राठौर ने इस सनसनीखेज अपहरण की जानकारी सीनियर पुलिस अधिकारियों को दे दी,
क्योंकि घटना एक बड़े परिवार की बहू से जुड़ी थी, इसलिए तत्कालीन आईजी आशुतोष पांड्य, डीआईजी आर के चतुर्वेदी, एसएसपी के एस इमैनुअल, एसपी क्राइम एम पी वर्मा तथा सीओ स्वरूपनगर राकेश नायक थाना स्वरूपनगर आ गए। आईजी आशुतोष पांड्य के निर्देश पर कानपुर के सभी थानों को इस घटना की सूचना देकर पूरे शहर में चेकिंग शुरू करा दी गई। पुलिस अधिकारी भी अलग अलग टीमों के साथ कार सहित ज्योति की खोज में जुट गए। आईजी आशुतोष पांड्य ने पीयूष को साथ लेकर खुद कार्निवाल होटल से घटनास्थल तक का मुआयना किया। उन्होंने पीयूष से खुद भी पूछताछ की। पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्यामदासानी और चाचा मधुसूदन श्यामदासानी भी ज्योति के अपहरण से हतप्रभ थे। दोनों भाई पूरे परिवार के साथ ज्योति की खोज में जुट गए। श्यामदासानी परिवार के पास 12 लग्जरी गाड़ियां थीं, जो सबकी सब ज्योति की खोज में कानपुर की सड़कों पर दौड़ने लगीं। इस बीच ओम प्रकाश श्यामदासानी ने ज्योति के मायके वालों को भी इस घटना की खबर दे दी थी। अपहरण के समय ज्योति के पास मोबाइल फोन था, जो अभी तक ऑन था। उसके फोन की लोकेशन पता करने के लिए आईजी आशुतोष पांड्य तथा डीआईजी आर के चतुर्वेदी ने मैसेज भेजे। फोन की लोकेशन पनकी क्षेत्र में मिली। ये पता लगते ही पांड्य ने पनकी पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपना सर्च ऑपरेशन तेज करे। रात लगभग 2 बजे थाना पनकी की पुलिस ने आईजी आशुतोष पांड्य को बताया कि वांछित होंडा एक और पनकी के ही ब्लॉक की एक गली में खड़ी है। सूचना मिलते ही आईजी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गए। गाड़ी हालांकि लॉक थी, लेकिन उसकी चाबी पास ही पड़ी मिल गई। पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो सब सन रह गए। कार की पिछली सीट पर ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसके शरीर को चाकू से बुरी तरह गोदा गया था। गौर से देखने पर यह बात साफ हो गई कि हत्यारों का इरादा सिर्फ ज्योति के साथ लूटपाट करना नहीं था, बल्कि हत्या करना था। छानबीन में ज्योति के ब्लैकबेरी मोबाइल का कवर गियर बॉक्स के पास पड़ा मिला, जबकि उसका मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। कार के अंदर एक कंपनी के घरेलू इस्तेमाल के 3 चाकू भी बरामद हुए। इन चाकुओं की धार बहुत तेज थी और तीनों पर खून के धब्बे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हत्या के लिए इन चाकुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस चाकू या चाकुओं से ज्योति पर वार किए गए थे, बरामद नहीं हो सके। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया था। इस टीम ने कार और कार के शीशे से फिंगरप्रिंट लिए, साथ ही जांच के लिए खून का नमूना भी लेकर सुरक्षित रख लिया। ज्योति की हत्या की खबर पाकर ओम प्रकाश श्यामदासानी और उनकी पत्नी पूनम घटनास्थल पर आए और बहू की लाश देखकर फक कर रोने लगे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे श्यामदासानी परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी की लाश देखकर पीयूष तो बच्चों की तरह रो रहा था। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे लाश से अलग किया। मौके की प्राथमिक कार्रवाई निपटाते सुबह हो गई थी। अपना काम खत्म करके पुलिस ने लाश का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर लिया। उसी दिन 6 डॉक्टरों के पैनल ने ज्योति के शव का पोस्टमार्टम किया। इस पैनल में डा पुनीत महेश, डा शंकर अवस्थी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर अजीत ओझा, डॉक्टर दिव्या द्विवेदी तथा डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आर.पी. तिवारी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति के शरीर पर 17 घाव पाए गए, जिसमें गर्दन पर 10-12 सेंटीमीटर के 11 घाव थे। इसके अलावा 2 घाव पेट पर तथा 2 शरीर के पिछले हिस्से पर थे, जबकि एक घाव सिर के पीछे था और एक अंगुली पर था। क्योंकि हत्या का यह मामला एक ऐसे करोड़पति व्यवसायी की बहू से संबंधित था, जिसकी पैठ सत्ता पक्ष के राजनीतिक गलियारे तक थी, इसलिए इसे सुलझाने की जिम्मेदारी आईजी आशुतोष पांड्य ने स्वयं संभाली। इसके लिए उन्होंने एक सशक्त टीम बनाई। इस टीम में एसएसपी के एस इमैनुअल, एसपी क्राइम एम.पी. वर्मा, सीओ स्वरूपनगर राकेश नायक, सीओ नजीराबाद अंकिता सिंह, इंस्पेक्टर स्वरूपनगर शिव कुमार राठौर, एसएचओ कोहना पूनम अवस्थी, एसएचओ काकादेव शशिभूषण मिश्र, एसआई रीता सिंह, कपिल दुबे और अनिल दुबे को शामिल किया गया। आईजी आशुतोष पांड्य ने इस टीम के साथ ज्योति मर्डर केस की जांच शुरू की, तो ज्योति का पति पीयूष ही शक के दायरे में आया। इसकी एक नहीं, कई वजहें थीं। मसलन अपहरण के समय पीयूष ने ज्योति को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अपहरण के बाद वह 100 नंबर पर कॉल कर सकता था, जो उसने नहीं की। उसने रावतपुर चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपहरण की सूचना क्यों नहीं दी? वारदात के 1 घंटे बाद वह खुद न आकर घर वालों के साथ थाने क्यों पहुंचा? पीयूष शक के दायरे में आया तो पुलिस टीम ने कार्निवाल होटल जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली।
फुटेज देखकर लगा जैसे पीयूष वहां शारीरिक रूप से तो मौजूद था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह काफी विचलित नजर आ रहा था। फुटेज में ज्योति तो खाना खाती नजर आ रही थी, लेकिन पीयूष खाना नहीं खा रहा था। इसके बजाय वह हुक्का गुड़गुड़ाने में लगा हुआ था। इसी दौरान पीयूष के मोबाइल पर एक SMS आया। फिर उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और बात करते हुए होटल की तीसरी मंजिल से उतरकर सड़क पर जा पहुंचा। इसके बाद वह बातचीत करते हुए अपनी कार के आगे चला गया। फिर वह 15 मिनट बाद वापस होटल लौटा। CCTV फुटेज में दिखी गतिविधियों से पुलिस टीम का शक पीयूष पर और गहरा गया। पुलिस टीम ने पीयूष के दोनों मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उनकी कॉल डिटेल्स और SMS डिटेल्स निकलवाई। इससे काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली। डिटेल्स से पता चला कि पीयूष ने घटना के दिन यानी 27 जुलाई की शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक एक नंबर पर करीब 150 SMS किए थे। साथ ही उसी नंबर पर उसकी कई बार बात भी हुई थी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह अंजू युवती का नंबर है। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो जानकारी मिली कि अंजू से पीयूष के संबंध हैं। वह गुड़गांव की थी और 2 महीने से पीयूष की फैक्ट्री में बतौर केमिस्ट के पद पर काम कर रही थी। वह बर्रा में रह रही थी। पीयूष ने ही उसे किराए का मकान दिलवाया था। कॉल डिटेल्स से ही पुलिस टीम को एक अन्य युवती के बारे में पता चला। उस युवती से भी पीयूष की रोज बात होती थी और पिछले 2 महीने में दोनों ओर से 600 से भी ज्यादा SMS किए गए थे। पुलिस टीम ने उस युवती के संबंध में छानबीन की तो पता चला कि वह लड़की एक बड़े व्यवसायी हरीश मखीजा की बड़ी बेटी मनीषा मखीजा थी। अलग अलग युवतियों से पीयूष के नाजायज संबंधों की बात सामने आई तो पुलिस टीम ये सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं ज्योति के मर्डर में पीयूष की प्रेमिकाओं का हाथ तो नहीं है। ये संभव था कि किसी प्रेमिका को अपना हमसफर बनाने के लिए पीयूष ने उसी की मदद से अपनी पत्नी की हत्या न कर दी हो और कानून से बचने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ी हो। चूंकि पीयूष हर तरफ से शक के दायरे में था, इसलिए पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ करने का फैसला कर लिया। अब तक ज्योति के पिता शंकर लाल अपनी पत्नी कंचन के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से कानपुर आ गए थे। वह अपने दामाद पीयूष के घर न ठहरकर अपने एक रिश्तेदार बलराम के घर रुके। पुलिस टीम उनके बयान लेने पहुंची तो कंचन फफक कर रो पड़ी। पुलिस के सांत्वना देने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी बेटी और दामाद के रिश्ते अच्छे नहीं थे। पीयूष 2 घंटे तक बाथरूम में बंद होकर किसी से बात करता था। ज्योति ऐतराज करती तो दोनों में झगड़ा हो जाता था। ज्योति ने यह बात कई बार हमसे बताई थी, पर हमने उसे समझाकर धैर्य रखने को कह दिया था। 29 जुलाई को अपराह्न 3 बजे CO स्वरूप नगर राकेश नायक और SHO शिव कुमार राठौर पुलिस टीम के साथ पीयूष के पांडवंगा स्थित बंगले पर पहुंचे। उस समय वहां तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुखराम सिंह, सपा विधायक मुनींद्र शुक्ला, विधायक अजय कपूर, उनके भाई कॉर्पोरेट चेयरमैन विजय कपूर तथा अन्य व्यापारी बैठे थे। रसूखदार लोगों को देखकर पुलिस पीयूष को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और औपचारिकता पूरी करके वापस लौट आई। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस फिर पीयूष के घर पहुंची। CO राकेश नायक ने ओम प्रकाश श्यामदासानी को अपने विश्वास में लेकर उनसे कहा, पीयूष जैसे आपका बेटा है वैसे ही हमारा भी है, उससे हमें कुछ पूछताछ करनी है, हम उसे जैसे ले जाएंगे वैसे ही घर छोड़ जाएंगे। ओम प्रकाश ने उनकी इन बातों पर विश्वास कर लिया। इसके बाद नायक पीयूष को जीप में बिठाकर अपने ऑफिस ले आए। उन्होंने पीयूष को अपने कमरे में बिठाकर कमरा बंद कर लिया ताकि कोई भी पूछताछ में व्यवधान न खड़ा कर सके। उधर पीयूष पुलिस के साथ CO ऑफिस गया तो चेयरमैन विजय कपूर कई रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंच गए। उन लोगों ने CO राकेश नायक के कमरे में जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सख्ती से रोक दिया गया। इससे उन लोगों को शक हुआ कि पीयूष के साथ सख्ती की जाएगी। फलस्वरूप उसे बचाने के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि यह मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक जा पहुंचा। लेकिन पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। उसने सबूतों के साथ पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी, जिससे नेताओं के हौसले पस्त हो गए। इधर बंद कमरे में पुलिस ने पीयूष से पूछताछ शुरू की तो वह हर बात पर नहीं में गर्दन हिलाता और रोने लगता। जब काफी देर तक यही क्रम चला तो पुलिस टीम ने उसे होटल की वीडियो क्लिप दिखाए और घटना वाले दिन की मोबाइल की कॉल डिटेल्स सामने रखकर उससे संबंधित सवाल पूछे। इस पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह टूट गया। उसने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मनीषा मखीजा के साथ मिलकर ज्योति की हत्या की योजना बनाई थी।
इसके लिए उसने मनीषा के ड्राइवर अवधेश को 80,000 की सुपारी दी थी। अवधेश ने ही अपने साथियों के साथ ज्योति की हत्या की थी। हत्या का राज खुला तो पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापा मारकर पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा और उसके ड्राइवर अवधेश के साथ साथ अवधेश के साथी सोनू, रेणु व आशीष को भी गोल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने षड्यंत्र रचने, ज्योति का अपहरण करने और हत्या का जुर्म कबूलते हुए लूटी गई ज्वेलरी, चाबी तथा खून से सने कपड़े तथा चाकू बरामद करा दिया। पुलिस ने उस मॉल से भी सीसीटीवी फुटेज और रसीद हासिल कर ली, जहां से इन लोगों ने एक कंपनी के 3 चाकू खरीदे थे। इसके बाद आईजी आशुतोष पांडेय ने प्रेस वार्ता बुलाकर ज्योति की हत्या का खुलासा कर दिया। इसके बाद एसएचओ शिव कुमार राठौर ने भादमवी की धारा 364, 302, 201, 120 बी के तहत पीयूष श्यामदासानी, अवधेश, सोनू, रेणु, आशीष तथा मनीषा मखीजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस ने बड़ी सतर्कता के साथ इस जघन्य हत्याकांड की विवेचना शुरू की। एक मुख्य विवेचक के साथ 6 सहविवेचक की बड़ी टीम लगाई गई। 3 माह तक विवेचना चली। उसके बाद मुख्य विवेचक राजीव द्विवेदी ने 2700 पेज की केस डायरी कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद 20 जनवरी 2015 को मुकदमा कोर्ट में दर्ज किया गया। 13 फरवरी 2015 को मुकदमे में पहली सुनवाई हुई। 8 साल न्यायिक प्रक्रिया चली। 560 तारीखों पर सुनवाई हुई। ज्योति के वकील धर्मेंद्र पाल सिंह तथा शासकीय अधिवक्ता दामोदर मिश्र ने जमकर बहस की। कोर्ट में कुल 45 गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन की ओर से 37, बचाव पक्ष की ओर से 5 तथा कोर्ट साक्षी के रूप में 3 गवाह पेश किए गए। पुलिस ने कोर्ट में मजबूत साक्ष्य रखे। मृतका ज्योति के पिता शंकर लाल नागदेव ने जान लगाकर केस की पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान पीयूष को हाई कोर्ट से जमानत मिली, तो ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत खारिज करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने जमानत तो खारिज नहीं की, लेकिन 6 माह में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए, लेकिन फैसला नहीं आ सका। अवधि खत्म होने पर अपर जिला जज ने समय मांगा तो 11 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का समय दिया। उसके बाद इस केस की सुनवाई 23 अगस्त 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक नियमित चली। 21 अक्टूबर 2022 को अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।